नमस्कार दोस्तों, विजन एजुकेशन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और निभा सकता है आपके करियर में गेम चेंजर की भूमिका। दोस्तों, आज बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट की। कार्यक्रम में आपको बताएंगे कैसे यह सब्जेक्ट आपके करियर के लिए संजीवनी का काम कर सकता है और साथ ही बात होगी कि आप कैसे करें परीक्षाओं की तैयारी। और मुलाकात में करवाऊंगा सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से, जिनके अनुभव का फायदा आपको मिलेगा। और इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सभी दर्शकों से पत्रिका समूह के इस विजन एजुकेशन कार्यक्रम में, मतलब छात्रों के लाखों छात्रों का भविष्य सुनहरा बनाने के लिए जो विजन एजुकेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके लिए पत्रिका समूह को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, लंबे समय से रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर लगातार स्टूडेंट से रूबरू होते रहे हैं। सही तैयारी कैसे करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सही मार्गदर्शन क्या हो, इसके लिए लंबे समय से स्टूडेंट से बातचीत वो करते रहे हैं और उनकी जो क्लासेस हैं वो हमेशा से उनके लिए संजीवनी का काम करती रही हैं। उन परीक्षाओं में उन्हें अव्वल कैसे आना है, उन परीक्षाओं को पास कैसे करना है, सही मार्गदर्शन राजेश जी की तरफ से स्टूडेंट्स को मिलता रहा है। और यही कारण है कि आज हमने स्टूडियो में इनको आमंत्रित किया है ताकि रीजनिंग से जुड़ी जो बारीकियां हैं वो आप समझ सकें। इस आधे घंटे के कार्यक्रम में आपको मिलेंगी वो तमाम जानकारियां, तमाम सवालों के जवाब जो आपके जहन में बने रहते हैं और साथ ही आपको पता चलेगा कि रीजनिंग किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है किसी भी एग्जाम में जिसमें इसका पार्ट शामिल किया जाता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले राजेश जी, आप दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार रीजनिंग है क्या, इस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी। जी कृपाशंकर जी, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, जितने भी छात्र लोग इस माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, रीजनिंग के बारे में वैसे वर्तमान समय में मार्केट में बहुत ज़्यादा हवाएं बनाई जाती है कि रीजनिंग बहुत कठिन सब्जेक्ट है। वास्तव में कठिन सब्जेक्ट तो है, परंतु ये अगर इसको समझने लगते हैं हम तो वो कोई भी चीज़ हमारे लिए कठिन नहीं रहती। और अगर इसका थोड़ा अंदरूनी अध्ययन किया जाए तो ये सामने आता है कि रीजनिंग आज दिन तक कभी सब्जेक्ट नहीं बन पाया है। रीजनिंग अगर सब्जेक्ट बन जाता तो इससे भी, जैसे बीए होता है, बीकॉम होता है, इस प्रकार से होने लग जाता, पीएचडी भी होने लग जाती। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि रीजनिंग विषय क्यों नहीं बन पाया। मुख्य मुद्दा है क्योंकि रीजनिंग क्या है कि एक सामान्य मानव व्यवहार में आने वाली समस्याओं और उनके अन्वेषण, ऑब्जर्वेशन करने और उनको धैर्यपूर्वक समाधान करने का एक तर्क का प्रकार है। इसलिए इस विषय के अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, हर प्रकार की नॉलेज जो कि दुनिया में है वो सारी ही इसमें शामिल की जा सकती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करीब करीब रीजनिंग को ऐड किया जा रहा है। पहले बहुत कम में रीजनिंग आता था, धीरे धीरे आप देख रहे हैं वर्तमान में 90% परीक्षाओं से अबव परीक्षाओं में क्या है कि रीजनिंग को ऐड किया जा रहा है। क्योंकि केवल यही एक ऐसा परीक्षण है जिस परीक्षण से बच्चे के सर्वांगीण विकास को जांचा जा सकता है। उसकी मैथमेटिक्स कैसी है, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसका जीके कैसा, सब जांचा जा सकता है। और जो आपका प्रश्न था कि रीजनिंग क्या है, तो इसमें मैंने अभी क्लियर किया है कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट नहीं बना है और बाकी परीक्षाओं में आता है ये पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास से इसके जांच किया जा सकता है। अब रीजनिंग जो सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आपके पास यहाँ पर आता है एग्ज़ाम में, और इसमें किस टाइप का रीजनिंग होता है, कितने प्रकार का रीजनिंग होता है। जनरली रीजनिंग मुख्य रूप से देखा जाए तो दो ही प्रकार का होता है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, शाब्दिक, जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और नॉन वर्बल में होता है, नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, अर्थात जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किए बिना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको उसको समझ करके उसका समाधान करना होता है। यानी कि दो प्रकार का रीजनिंग, दो प्रकार का मुख्य रूप से रीजनिंग होता है। और पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये दो टाइप का जो रीजनिंग होता है वही शामिल किया जाता है। उसके बाद में फिर उसमें सवाल जवाब जो है वो बढ़ जाते हैं, उसमें उसके जो पैटर्न्स होते हैं, उसके तरीके जो होते हैं वो अलग अलग फिर हो जाते हैं। इसकी जब हम गहराई में जाते हैं, उसको जब सोल्व करने के लिए हम बैठते हैं, वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। राजेश जी, दर्शकों को आप ये बताएं कि सबसे पहले, क्योंकि शुरुआत में चर्चा में बेसिक की बात हमने कर ली, अब शुरुआत में ये भी जान लिया एक बार कि किस किस परीक्षा में रीजनिंग शामिल होती है और किन एग्जाम्स में रीजनिंग को शामिल किया ही नहीं जाता। दर्शकों को एक बार आप ये भी बताएं।
जी, मैं बताना चाहूँगा, अभी वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही है उनमें काफ़ी ज़्यादा हद तक रीजनिंग प्रयोग हो रही है। जैसे हम बात करें, एक तो एसएससी के एग्ज़ाम्स, एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल भी लेता है, उसमें भी 25% पार्ट प्री में और मेंस में भी लगभग आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 80 के नंबर क्वेश्चन के, मतलब 90 नंबर क्वेश्चन के। और इसके अलावा जो है आपका एसएससी का सीएचएसएल होता है, सेम पैटर्न रहता है। एसएससी एमटीएस लेता है, एसएससी सीपीओ ऐसा ही लेता है। और भी एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसमें करीब रीजनिंग का 20 से 25% पार्ट का रेशो हमेशा रखता है, शामिल किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक में भी प्री और मेंस में एसबीआई बैंक पीओ और क्लर्क, और इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, इनमें भी करीब प्री और मेंस में दोनों में ही 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा पार्ट है रीजनिंग का, जिसको लेकर के बच्चा इन परीक्षाओं को कवर कर सकता है। इसके अलावा यदि मैं बताऊं रेलवे के बारे में, रेलवे आरआरबी जो होता है उसमें एनटीपीसी नॉन पॉपुलर टेक्निकल पोस्ट है। उसके अलावा जो है आपके पास एएलपी, और इसके अलावा जो है आपके पास एएसएम की परीक्षाओं में ग्रुप डी और ग्रुप बी में भी रीजनिंग के प्रश्न करीब 30 से 35 पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि रीजनिंग की परीक्षा मेनली सभी एग्जाम्स में शामिल किए जा रहे हैं, यानी कि बैंकिंग में आपको रीजनिंग मिल जाएगी, रेलवे में आप जा रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको रीजनिंग मिल जाएगी। सबसे मेन चीज एसएससी और आरपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी रीजनिंग का पार्ट बेहद महत्वपूर्ण होता है, और कहीं ना कहीं वो गेम चेंजर की भूमिका भी निभा सकता है। उसको लेकर भी हम बात करेंगे। क्या आरएस और आईएएस के एग्जाम्स में भी रीजनिंग को शामिल किया जाता है राजीव? जी, आरएस के एग्जाम में मुख्य रूप से अगर अपन 2013 का बात करें तो पहली बार प्री और मेंस में दोनों में ऐड किया गया था रीजनिंग। वर्तमान में 2 साल के बाद में इन्होंने क्या है कि मेंस में से रीजनिंग हटा दिया और केवल प्रीलिम्स में रीजनिंग रखा है। तो आरएस प्रीलिम्स के पेपर में भी लगभग आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं रीजनिंग के, जो आपका स्कोर बढ़ाने में, पासिंग मार्क्स लाने में, मतलब उसको प्री को क्लियर कराने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं रीजनिंग के आरएस के अंदर। और आईएएस की बात करें, यूपीएससी के बारे में, सीसेट का एक पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके अंदर भी अभी हाल ही में जो अभी 2023 के अंदर सीसेट का पेपर लगा है, बताया जा रहा है बच्चों को, जैसे मैंने बात की काफ़ी बच्चों से, बच्चे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन पेपर प्रीलिम्स में ही इन्होंने दे दिया ताकि प्रीलिम्स में ही बच्चों की छटनी कर दी जाए। तो एक प्रकार से जो रीजनिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, रीजनिंग और मैथ्स का सीसेट वाले पेपर में, जो बहुत बड़ा पार्ट है। तो आईएएस और आरएस दोनों में ही रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी वजह से क्या है कि आपका स्कोरिंग अच्छा होता है और आप एक मुख्य परीक्षा देने के लिए काबिल होते हैं। तो फिर ऐसे में रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर, जैसे कि आपने कहा कि 2 प्रकार की रीजनिंग होती है, सभी लगभग एग्जाम हैं जिनमें रीजनिंग को शामिल किया जा रहा है, मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझने वाली बात है। सभी जो दर्शक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, उनको ये समझना होगा कि रीजनिंग का पार्ट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में राजेश जी, अब दर्शकों को आप ये बताएं कि आखिरकार रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, कितना समय पूरे दिन भर में रीजनिंग को देना चाहिए, वो भी आप बताएं। देखिए, ये तैयारी करने का विषय है। इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा उन दोनों पार्ट्स को जो है थोड़ा और डीपली से बताना चाहूँगा। जो वर्बल और नॉन वर्बल था आपका, वर्बल पार्ट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वर्बल में एक तो आता है आपके पास में एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति में क्या होता है कि कोई भी पूरी रीजनिंग में से कोई सा भी ऐसा चैप्टर उठा सकते हैं वहाँ पर, और उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन जो पजल टाइप का हो, घुमा हुआ टाइप का हो, उस क्वेश्चन को वहाँ पर ऐड किया जा सकता है। बताना चाहूँगा कि इसी एक चैप्टर को लेकर के पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें एग्जामिनर क्या करता है कि सिलेबस में ये एक चैप्टर ऐड कर देता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा किसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल देते हैं। तो ये एक प्रकार का गवर्नमेंट का डाला गया टर्म्स और कंडीशन है। मान लो आपके आरएस के अंदर 12 चैप्टर दिए हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा सिलेबस के अलावा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो इसी के अंदर में पूछे जा रहे हैं कि जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग दे दिया, इसका मतलब है आपके कोई से भी चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये स्टार है सरकार के द्वारा लगाया ध्यान देने वाली बात है, उसे हम जरूर जी। आरपीएससी के एग्जामों में खास तौर पे ये ऐड किया है इन्होंने, इसके एसआई के एग्जाम में भी ऐड किया है, आरएस के एग्जाम में भी ऐड किया है, और ये करीब सब में ऐड करते जा रहे हैं। पटवारी वीडियो इनमें भी ऐड करते जा रहे हैं, ताकि बच्चे को मतलब वो कुछ भी पूछ सकें और बच्चा जो है उन पर ब्लेम नहीं कर सके कि आउट ऑफ सिलेबस है।
ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरे पार्ट की आप बात करते हैं, दो टाइप के दूसरा पार्ट, एक तो एनालिटिकल रीजनिंग हो गया और इसी के अंदर एक होता है अरिथमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क शक्ति, जिसमें क्या होता है आपके सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, आपके एनालॉजी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, आपके नंबर ऑड मैन आउट के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें गणित का इस्तेमाल, गणितीय अंकों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता हो और केवल उनका ही इस्तेमाल किया जाता हो, ऐसे चैप्टरों को हम उसकी श्रेणी में रखते हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग की श्रेणी में। इन दो पार्टों के अलावा एक होता है लॉजिकल पार्ट, तार्किक क्षमता, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस देता हूं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो रीजनिंग ये लॉजिकल पार्ट ही है। लॉजिकल पार्ट्स में क्या होता है, तार्किक क्षमता में भी 4 चैप्टर हैं, मुख्य रूप से कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन कार्यवाही और कथन निष्कर्ष। जो सामान्य मानव व्यवहार में तौर तरीके बात करने के जो होते हैं और हमारे जो सोशल फैसले होते हैं जो समाज ले लेता है, अक्सर पंचायतें ले लेती है और धीरे धीरे वही फैसले जाकर के आगे कानून का रूप ले लेते हैं, तो वही प्रक्रिया जो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग में होती है। एक परिवार में सुबह से लेकर शाम तक इन चारों चैप्टरों के न जाने कितने क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, लेकिन बेवजह ही हम डरते हैं इनसे। मैं कहता हूं कि यदि इनको एक बार समझ लिया जाए तो, जैसे अभी मेरे से अगर कोई पूछता है इस प्रकार का प्रश्न कि साहब सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, तो मैं कहूँगा कि मुझे रीजनिंग पढ़ने में या पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे ही अगर रीजनिंग को आप समझने लगोगे, इसके अंदर घुसने लगोगे, तो ये आपके लिए इतनी ईजी हो जाएगी कि आपको रियली में सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें ही आने लगेगा। तो उसको जानने की जरूरत है। जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तब तक हमेशा वास्तव में ही डर बना रहेगा। बिल्कुल, सब्जेक्ट से भागने की बजाय उसकी गहराई तक आप पहुंचे, फिर आप देखिए कि वो सब्जेक्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, वो कितना आपके लिए मार्किंग वहां पर आपको दिलवा सकता है, कितना आपके लिए यूजफुल हो जाता है, ये समझने वाली बात होगी। अगर आप उसके साथ में उसे समय देंगे, तो समय को लेकर राजेश जी मैं बात कर रहा था कि कितना समय फिर स्टूडेंट्स दें इसको पूरे दिन भर में, ताकि टाइम टेबल उनका मेंटेन हो जाए। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस भी उनके पास में होते हैं, तो ऐसे में रीजनिंग का पार्ट कितना उनको पूरे दिन में देना चाहिए ताकि वो पूरी तैयारी कर पाएं, क्योंकि इसके पोर्शन में आपने कहा कि बहुत सारे चैप्टर्स शामिल हो जाते हैं। जी, इसमें वास्तविकता तो अगर मैं बताऊं, अवगत कराऊं आपको, तो स्टूडेंट रियली बताऊं तो सबसे बचा कुचा समय रीजनिंग को देता है, जो एक बहुत बड़ी भूल है। जी, रियली बताऊं तो जब आप ये देखें, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें इस बात को कि जब पार्ट बराबर का है, आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 25 मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, 25 इंग्लिश के, 25 जीके के, जब पार्ट बराबर का है, लेकिन बच्चा ये सोच करके कि यार रीजनिंग तो आती है या रीजनिंग कर देंगे, और ये सोच करके वो 25 में से 15-16 क्वेश्चन कर पाता है और इसको वो समझ लेता है कि बिना पढ़े कर दिया, तो प्राउडली फील करता है। मुझे समझ में आता है ये चीज़ कि ये गलत वो लोग समझ रहे हैं। आपको ऐसा करना चाहिए कि जब बराबर का पार्ट है इसमें, तो बराबर का समय दिया जाए। और ये पक्का तय है कि यदि हम और सब्जेक्टों की बात करें तो इसके बराबर मेहनत करके हम इससे ज़्यादा अंक नहीं ला सकते, इसके बराबर समय दे करके उनमें ज़्यादा अंक नहीं ला सकते। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके बराबर का टाइम दीजिए, और क्योंकि बराबर के अंक है, और इसमें यदि बराबर का टाइम दे दिया ना, तो आप ये 25 में से 25 में भी दिला सकता है, मतलब 25 जो है क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो इसको टाइम इस प्रकार से मैनेज करें आप, कि मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा इस बारे में कि आप रीजनिंग को प्रातःकाल में ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल क्या है, फ्री रहता, बिल्कुल आपका ही होता है। जी, मैं कहना चाहूँगा फ्री एक अलग चीज़ होती है, और ये आपका माइंड आपका ही रहता है। माइंड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है मास्टर माइंड। आपने देखा होगा मुंबई धमाकों में पकड़ा जाता है, वो सामान्य दिमाग वाला नहीं होता, वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है। तो रीजनिंग में दिमाग का बहुत ही बड़ा योगदान है, और इस पर ही मैं अगला प्रश्न में इस पर ही विशेष तौर पे बताऊंगा कि दिमाग से किस प्रकार हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को गलत कर लेते हैं और सही कर लेते हैं। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल, आप पूरी इस तैयारी को लेकर समय लेकर बैठे हैं। अपने घर परिवार से दूर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी के लिए आते हैं, तो ऐसे में उनके लिए आज का ये प्रोग्राम बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको आज रीजनिंग से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा बिना किसी कोचिंग में गए हुए भी, आपको इस आधे घंटे के कार्यक्रम में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की ओर और भी सवाल इसमें शामिल करते हैं। राजेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि रीजनिंग है जिसको लेकर आपने कहा कि साहब लॉजिक की बात इसमें की जाती है, लॉजिकल रीजनिंग की इसमें बात की जाती है, और सही मायने में तर्क जहां पर हो वहां रीजनिंग शामिल हो जाती है। तो क्या दिमाग के साथ में खेल लिया जाता है इस पेपर में? जो सामने एग्जामिनर होता है वो किस प्रकार से ट्रीट करता है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान स्टूडेंट को हो सकता है, उससे कैसे बचें?
देखिए, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है उसमें मैं हाल ही बता रहा था कि जानबूझ करके एग्जामिनर लॉजिकल रीजनिंग में, वर्बल में, शब्द में ही आजकल बच्चे को क्या है कि उकसाता है गलत करने के लिए। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले की बात है कि आपके जो गलत तरीके से होने वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन में मिलता ही नहीं था, जिससे बच्चा क्या है कि अपने आप सोच लेता कि यार हमने कुछ गलती की है, क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करके और उत्तर तक पहुंच जाता था। वर्तमान परीक्षा पद्धतियों में ज़्यादातर ऐसे प्रश्न, मतलब प्रश्न तो फुल दादागिरी के साथ में पेश आ ही रहा है आपके लिए, बच्चों के लिए, और ऑप्शन फुल मोड बना के आते हैं। मतलब कुछ हिडन चीज़ें प्रश्न की ऑप्शन के द्वारा अपनी बात मनवा लेता है। प्रश्न देता है पासे का, लेकिन ऑप्शन से साबित होता है कि वो तो पासा नहीं, मानक पासा था। ऐसी चीज़ें ऑप्शन निकलवा लेते हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि बच्चे का मास्टरमाइंड यहाँ पर जगाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, कि अगर मान लो जैसे आप सामान्य कहीं पर रूम लेके रह रहे हैं स्टूडेंट से, और अगर मकान मालिक वहाँ पर आपका ताला लगा देता है 10 बजे बाद में रात को, तो आप क्या करोगे कि आपका सामान्य दिमाग तो बंद हो गया कि भाई या तो मकान मालिक को फ़ोन करें या कॉल करें, फिर बुलाएं, और आपका मास्टरमाइंड जगा लेते हैं कि नहीं यार मैं दीवार कूद के अंदर चले जाता हूँ। तो एग्जामिनर वो ताला लगा रही है, एग्जामिनर ताला लगा करके साबित करना चाह रही है कि आपका सामान्य दिमाग नहीं, आपका मास्टरमाइंड से उत्तर दीजिए ताकि आप गलत कर सको। इसलिए हमें हमेशा अपने मास्टरमाइंड का प्रयोग नहीं करना है, केवल सामान्य दिमाग से। मैं कहता हूँ एक भगवान की आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, उसका एक सेंटेंस फॉलो करो आप, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जितना प्रश्न में डाटा है, जितना प्रश्न में डिटेल है, उनको लीजिए, उनसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपसे नहीं। उस डाटा को बस सही तरीके से, उन हथियारों को सही तरीके से, कि सबसे पहले कौन सा हथियार निकाला जाए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, और उसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आप कम समय में रीजनिंग को कर पाएं। इसके साथ ही राजेश जी बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पर कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी कि खुद अपनी तरफ से कोई भी कोशिश ना करे। रीजनिंग के लिए कहा यही जाता है कि सवाल जितना पूछा जाए जवाब उतना दें, ताकि बिल्कुल सही मायने में मार्किंग में आप बन सकें और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाए। इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी कहा कि एग्ज़ाम में एक और एग्ज़ाम ले लिया जाता है, हिडन एग्ज़ाम होता है कि कहीं बच्चे से गलती हो जाए तो फिर जो फिल्टर होते हैं बच्चे, उनमें फिल्टर होकर रिजल्ट तक पहुंच पाए। तो ऐसे में एक और सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देके आते हैं तो हमने उनसे सुना है कि साहब रीजनिंग बहुत अच्छी थी, सारे क्वेश्चंस आते थे, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी थे, पर छूट गए। क्यों? क्योंकि हमने पजल को चुन लिया। पजल ईजी होती है या टिपिकल होती है या मार्क को रोक देने वाली होती है? क्या है इस झमेले से कैसे निकलें? बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है। जी कृपाशंकर जी, मैं बताना चाहूँगा पजल के बारे में। अक्सर ये बैंक के पीओ और क्लर्क में पूछा जाता है पजल के क्वेश्चन से, और मुझे लगता है जितने पिछले एग्ज़ामों को अगर अपन एनालिसिस करके देखें तो बेशक हमें किसी चीज़ से डरना तो नहीं चाहिए। पजल, कई बार बच्चे आते हैं हमारे पास संस्थान में पढ़ने के लिए, सर हम पजल केवल करनी है, पर हम ये चेक करते हैं कि क्या आप पजल जो है पढ़ने लायक हैं। इससे पहले कम से कम आपको 10 चैप्टर होते हैं जो पजल में इंक्लूड होते हैं। ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, रैंकिंग टेस्ट है, और कोडिंग डिकोडिंग है, और आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। इन चैप्टरों का अच्छे से ज्ञान होगा तब जा कर के आप पजल के प्रॉपर क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो आप केवल डायरेक्ट पजल नहीं कर सकते हो। इसलिए वो भी सोल्व हो जाते हैं यदि हमारा बेस जो मजबूत होता है 10 चैप्टरों का, तो आपका पजल भी सोल्व होगा। परंतु मैं विद्यार्थियों को एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जब बैंक की बात करें तो बैंक में जो कट ऑफ जाती है वो सब्जेक्ट वाइज जाती है, अलग अलग जाती है। और जितने पिछले एग्जामों का एनालिसिस करें तो हम ये देख पाएंगे कि बहुत कम कट ऑफ जाती है हमारी रीजनिंग की। मतलब अगर ये कहूँ कि आप पजल के सारे क्वेश्चन छोड़ भी दें और पजल के अलावा वाले क्वेश्चन कर लें तो भी आप पासिंग मार्क्स में आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चा क्यों जा करके सबसे पहले पजल को ही करने की कोशिश करता है, एग्जाम में जाके क्यों करता है? आप अगर आता है आपको पहले करिए, आपके पास टाइम बचता है तो एग्जाम में भी करिए। परंतु मेरा कहना है, इस प्रकार का टिप्स देना है कि आप लोग सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं। कहीं पर जनरली हम कोई चीज़ अपन खाने भी जाते हैं, खाना खाने भी जाते हैं, तो अपन ने देखा होगा जनरली वो चीज़ पहले खाते हैं जो अपने को अच्छी लगती है। तो जो आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो पहले करेंगे, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपको वहां पर एग्जाम में सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है जी। आपको ये नहीं बताना कि मैं सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं। आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपको उसके बदले में जो मार्क्स हैं वो लेने हैं, बजाय कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को आप ईगो पे तो बिल्कुल भी ना लें कि ये इस सवाल का
वो मैं जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है, मैं इसे सोल्व क्यों नहीं कर पा रहा, ये आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। अगर आपने इस विषय में या इस और अपना ध्यान भटका दिया तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस छूट जाएं। इसलिए ज़रूर ध्यान रखें। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस जो आपको टिपिकल लगते हैं, शुरू के 10 सेकंड में ही आपको पता चल जाता है कि ये सवाल कैसा है, तो फिर आप उससे बच सकते हैं और फिर आप आगे जो पेपर है वो सही मायने में उसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा। सीमित समय है। राजेश जी, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये भी बताएं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कम समय लेते हैं, टाइम टेकिंग कम होते हैं, जिन्हें हम सबसे पहले शुरू में ले सकते हैं। क्या ऐसे कुछ सवाल हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे पहले हम ले सकते हैं? जी, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। ये पहली बात तो ये आपके बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर अच्छा है। डिपेंड इस पे करता है कि अगर आपको लगता है कि ब्लड रिलेशन है और आपको लगता है कि सेलोलिज्म है और आपको लगता है कि डायरेक्शन है और रैंकिंग टेस्ट है, ये चैप्टर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वो करें। बाकी मेरी पर्सनल अगर राय जानी जाए तो आप सबसे पहले बहुत ही कॉन्सेप्ट के, मैथमेटिकल ऑपरेशन के, अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करें, गणितीय तर्क शक्ति के क्वेश्चन करें। उनमें क्या है कि केवल कैलकुलेशन का पार्ट होता है, आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट होता है, तो वो सबसे पहले करें। ताकि आपको क्या है कि सबसे पहले पॉजिटिविटी जरूरी है क्वेश्चन के। जाते ही अपन मान लो ऐसे क्वेश्चन को करने लग जाते हैं जिससे हमारा माइंड जो है ऑफ हो जाता है कि यार अब तो मूड भी नहीं बन रहा, तो आप ऐसे क्वेश्चनों से बचें और वो क्वेश्चन पहले करें जो मतलब आपको आते हैं, जिस चैप्टर की आप पर अच्छी कमांड है उस चैप्टर के क्वेश्चनों को सबसे पहले करेंगे। ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं इंडिविजुअल चैप्टर बताने के बजाय आपके ऊपर इसको क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये आपको क्या पता है कि ब्लड रिलेशन अच्छा है कि क्या अच्छा है। हालांकि चैप्टरों में मैं बता दूं आपको, बहुत ही आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं ना, बहुत छोटे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अंदरूनी तक बैठे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, उलझाती है सरकार। जैसे कैलेंडर का एक सामान्य सा प्रश्न यदि हम देखें कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, इतना सा प्रश्न पूछना हुआ, बच्चा हवादाबी में क्या करता है कि 29 तारीख पूछी सरकार ने तो, लेकिन 29 फरवरी ढूंढने लग जाता है, जबकि सरकार ने पूछा केवल 29 तारीख, जो कि जनवरी में भी आएगी, मार्च में भी आएगी, फरवरी अगर लीप वर्ष है तो उसमें भी आएगी, जो कि मतलब जो है आपके 4497 बार होती है। तो बच्चा केवल वहाँ पर अधिवर्ष ढूंढने लग जाता है, ऐसे उलझाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो उसमें उलझे नहीं और आराम से शांत चित्त से पढ़ें, धैर्यपूर्वक, और फिर उस क्वेश्चनों को सॉल्व करें। बिल्कुल सही बात है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहें, परीक्षा में अलर्ट रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही नंबर कम करवा सकती है, रेस में आपको पीछे करवा सकती है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि आप उनको ध्यान दें, उनके लिए लगातार अध्ययन करें। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सिटिंग दें। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या आपको लगता है कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, दोनों ही कंडीशन में आपको सिटिंग देनी होगी एग्जाम से पहले तैयारी के लिए, ताकि एग्जाम में जो सीमित समय आपको मिलता है उसमें सटीक जवाब आप दे पाएं और सीधा सीधा सिलेक्शन आप ले पाएं। क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ एक सीट अपने लिए, तो उसे आपको निकालना होगा, बाकी भीड़ कितनी है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही राजेश जी, मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें शामिल करना चाहूँगा। हमने टाइम को लेकर बात किया, हमने ये बात किया कि सब्जेक्ट किस प्रकार से बटा हुआ होता है, सारी चीज़ों को लेकर बात की। इसमें एक और मैं शामिल करना चाहूँगा कि जब भी एग्ज़ाम की तैयारी हम करने बैठते हैं, एक दिमाग में हर स्टूडेंट के ये फोकस रहता है कि हाईएस्ट नंबर कैसे लाया जा सके, मार्किंग में सबसे आगे कैसे आ सके, मेरिट में कितना बड़ा योगदान होगा। तो क्या रीजनिंग गेम चेंजर हो सकती है? जी बिल्कुल। रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में बराबर का पार्ट करीब करीब और विषयों के लाती है, इसलिए गेम चेंजर तो है ही। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि रीजनिंग में कैसे हम कमांड कर पाएँ अच्छी। इसके लिए कोई एक रणनीति काम नहीं करती, इसका शुरू से लेकर एंड तक में पूरा एक सिस्टमेटिकल तरीके से व्यवस्थित तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर को, मतलब सब्जेक्ट आ गया, चैप्टर आ गया, किसी भी चैप्टर को हम बेस जाने उसका। यदि उसमें कहीं कहीं पर शॉर्ट ट्रिक लगती है तो उन शॉर्ट ट्रिक को जाने। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको जंप करवाती है कि आप जैसे 4 कदम चलोगे या एक साथ एक ही जंप में 4 कदम पहुंच जाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसा पहुंच सकते हो, हर जगह नहीं लगती है, पर जहां लगे वहां पर उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। देयरआफ्टर उसके बाद में हम एग्जाम में जाने से पहले ऐसा करके देखें जैसा एग्जाम में हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें अक्सर ऐसा सुना होगा, एग्जाम के बाहर आते बच्चा कहता अरे यार ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं थी, इग्नोर कर दी, इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसीलिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार भी
वार्षिक परीक्षाओं से पहले अर्धवार्षिक परीक्षाएं इसीलिए लगवाती है। इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ जो है वो दे करके देखें। हाँ, टेस्ट सीरीज़ में प्रामाणिकता ज़रूर जांच लें आप, क्योंकि वर्तमान में कई मैंने ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ की मतलब जो है प्रसिद्धता बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज़ का लेवल खो देते हैं और उस टाइप के हार्ड क्वेश्चन बेवजह डालने लग जाते हैं जो बच्चा डर करके मार्क से हट जाता है। तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, आप उस टेस्ट सीरीज़ को सही मान्यता दें जो टेस्ट सीरीज़ ओल्ड क्वेश्चन पर आधारित है और परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, वो क्वेश्चन करें। उसके बाद में जो है आप ये आपका टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, उसके बाद में जो है आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा कि हम बाहर वाली जो घर बैठे परीक्षा दे रहे थे या फिर एग्जाम में आके परीक्षा दे रहे हैं। तो रिहर्सल ज़रूरी है और उसका प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, तब जा करके आप उसको कम समय में कर पाएंगे और लोगों की अपेक्षा कम समय में नौकरी भी लग पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपको प्रयास करने होंगे, लगातार आप अध्ययन करते रहें, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, उसके ज़रिए आपको मजबूती मिलेगी। और वो जो एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूमिंग वाली बात आ जाती है, हो जाता है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सुनते हुए मिलते हैं। राजेश जी ने भी अभी कहा कि साहब पेपर में सवाल आते थे, इनका जवाब आता था, लेकिन समय नहीं था। तो वो जो समय है वो आपको उस एग्ज़ाम में पाने के लिए उससे पहले का जो समय है उस वहाँ देना होगा, वहाँ सिटिंग बढ़ानी होगी, जब जाके आप एग्जाम में उस समय को निकाल पाएंगे। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजेश जी से कोई भी सवाल आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसका जवाब अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे शामिल करने की, और राजेश जी को भी अगले एपिसोड में हम बुलाएंगे और रीजनिंग की बारीकियों को लेकर जानेंगे, और साथ ही किसी एक एग्जाम को लेकर बात होगी जो आने वाले समय में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। थैंक यू पत्रिका समूह को जो बच्चों के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही विजन एजुकेशन के आज के इस कार्यक्रम में तो इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट को लेकर, किसी नए विषय को लेकर, और साथ ही बात करेंगे आपके करियर को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।